हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जे स्टडी क्लास। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में लेकर आ चुका हूं क्लास 10th हिस्ट्री इतिहास चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। 2011 से 2025 तक जितने भी सारे बोर्ड ने एग्जाम में प्रश्न पूछा है वो सारा का मैं आंसर इसमें करवाने वाला हूं, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहे और हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन बैंक मिलता रहेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। एक नंबर क्वेश्चन है, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है सेडोन, ऑप्शन बी है साइडाइन, ऑप्शन सी है सेडोवा और ऑप्शन डी है फ्रैंकफर्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 का, यानी सेडोन। 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडोन में युद्ध हुआ था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? 2 नंबर क्वेश्चन मेरा बोल रहा है यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? ऑप्शन ए क्रीमिया का युद्ध, ऑप्शन बी सेडोवा का युद्ध, ऑप्शन सी पर्सा डेनमार्क युद्ध, ऑप्शन डी सेडोन का युद्ध। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, यानी सेडोन का युद्ध। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? 2 सेडोन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए तुर्की को, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी तुर्की को क्या कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसको बोला जाता है? तुर्की को बोला जाता है। इसी प्रकार अगला नंबर क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है क्या मेजीनी था, ऑप्शन बी गौरीबाल्डी, ऑप्शन सी विक्टर एमेनुअल और ऑप्शन डी मुसोलिनी। तो 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी यही ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजीनी था। तो इसी प्रकार अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल पूछ देता है। देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन जो 2019 में पूछा हुआ, 2019 में पूछा हुआ है क्वेश्चन ये। टीपू सुल्तान शासक थे? ऑप्शन ए मैसूर का, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी कश्मीर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी टिप्पू सुल्तान मैसूर के शासक थे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, गैरी बाल्डी पेशे से क्या था? ऑप्शन ए सिपाही था, ऑप्शन बी किसान, ऑप्शन सी जमींदार, ऑप्शन डी नाविक। ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ 2014 और 19 में, लगातार 2 साल ये 14 के बाद 19 में पूछा हुआ, तो इस साल भी पूछ सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नाविक। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। तो अगला नंबर क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव काफी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से पूछता रहता है। तो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई? 2020 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ बोर्ड में। ऑप्शन ए 1863, ऑप्शन बी 1864, ऑप्शन सी 1871 और ऑप्शन डी 1872। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का यहाँ पे सी, यानी 1871 में फ्रैंकफर्ट का संधि हुआ था। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। इसमें 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? ये देखिए 2021 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है बोर्ड। ऑप्शन ए फ्रैंकफर्ट की संधि, ऑप्शन बी पेरिस की संधि, ऑप्शन सी वियना कांग्रेस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी फ्रैंकफर्ट की संधि। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। अगला नंबर क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? ये 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे 2021 में क्वेश्चन पूछ चुका है। ऑप्शन ए संघीय शासन व्यवस्था, ऑप्शन बी संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन यहाँ पे सी गणराज्य और ऑप्शन डी अधिनायकवाद। तो 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी गणराज्य। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में ऐसे गणराज्य शासन की स्थापना हुआ। 10 नंबर क्वेश्चन, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सारा क्वेश्चन हम क्वेश्चन मैक्स से पढ़ा रहे हैं। ऑप्शन ए काउंट काबूर, ऑप्शन बी बिस्मार्क, ऑप्शन सी गैरीबाल्डी और ऑप्शन डी मेजिनी। तो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी कौन था? तो बिस्मार्क था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? किसका संबंध नहीं है? 2021 में यह क्वेश्चन पूछ चुका है। ऑप्शन ए बिस्मार्क, ऑप्शन बी मेजिनी, ऑप्शन सी काबूर और ऑप्शन डी गैरीबाल्डी। तो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बिस्मार्क। इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? तो यहाँ बिस्मार्क का कोई संबंध उसमें नहीं है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए,
इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में निम्न में कौन था? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया और ऑप्शन डी पर्सा। तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ऑस्ट्रिया था। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था? ऑस्ट्रिया था। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? 2021 में क्वेश्चन पूछ चुका है। ऑप्शन ए मेजिनी, ऑप्शन बी गैरीबाल्डी, ऑप्शन सी लेनिन और ऑप्शन डी बिस्मार्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? यहाँ पे बिस्मार्क था। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन थोड़ा नीचे कर लेता है उसको। हाँ 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? 2020 में पूछा हुआ, 2021 में पूछे हुए क्वेश्चन। ऑप्शन ए 1864 में, ऑप्शन बी 1866 में, ऑप्शन सी 1870 में और ऑप्शन डी 1871 में। तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट हमारा आंसर हो जाएगा 1871 में, ऑप्शन डी। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ था। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर करते हैं। जालवेरिन संबंधित था, 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है। ऑप्शन ए क्रांतिकारियों से, ऑप्शन बी व्यापारियों से, ऑप्शन सी विद्वानों से और ऑप्शन डी पादरियों से। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्यापारियों से। जालवेरिन किससे संबंधित था? व्यापारियों से संबंधित। जालवेरिन संस्था थी, व्यापारियों की संस्था थी। याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है या मैं फिर से। देखिए जेनेवा संधि कब हुई? 2022 में क्वेश्चन पूछे हुआ है। ऑप्शन ए 1954, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1950 और ऑप्शन डी 1985। 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए यानी 1954 में जेनेवा संधि हुआ था। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। 17 नंबर इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे हुआ है यहाँ पे। 2020 और 21 में यह क्वेश्चन 20 और 22 में पूछे हुआ है। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? डायरेक्ट प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी। इसमें कुछ नहीं देखना, ना आगे ना पीछे, डायरेक्ट प्रधानमंत्री पे क्लिक कर देना है। चलिए 17-18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? वियना सम्मेलन हुआ था। ये भी क्वेश्चन 2020 और 22 में पूछे हुआ है। 1815 में या 1848 में या 1870 में या 1871 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वियना सम्मेलन हुआ था 1815 में हुआ था। 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो गया। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 19 नंबर, निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? ऑप्शन यहाँ पे अब ये पूछ चुका है 2022 और 23 में। ऑप्शन ए मेजिनी, ऑप्शन बी काउंट काबूर, ऑप्शन सी विक्टर एमेनुअल और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 1900 मतलब इनमें सभी, मतलब इटली के एकीकरण में ये तीनों का महत्वपूर्ण योगदान था। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया? ये देखिए 2015 में पूछा हुआ है, 17 में पूछा हुआ है, 2020 में पूछा हुआ है, 2023 में और 2024 में पूछा हुआ है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन फिर भी पूछ सकता है। ऑप्शन ए गैरीबाल्डी, ऑप्शन बी मेजिनी, ऑप्शन सी बिस्मार्क और ऑप्शन डी नेपोलियन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी बिस्मार्क। रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने किया। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? देखिए 2014 में पूछे हुआ है, 16 में पूछे हुआ है, 22 में पूछे हुआ है और 23 में भी पूछे हुआ है। ऑप्शन ए लुई 18वां, ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट और ऑप्शन सी नेपोलियन तृतीय और ऑप्शन डी बिस्मार्क। तो 21 नंबर क्वेश्चन का राइट हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी बी नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग फटाफट। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? 2023 में क्वेश्चन पूछ चुका है। ऑप्शन ए क्योटो सम्मेलन, ऑप्शन बी वियना सम्मेलन, ऑप्शन डी रियो डी जेनेवा सम्मेलन और ऑप्शन डी लॉसने सम्मेलन। तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी लॉसने सम्मेलन। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हिगेल किस देश का दार्शनिक था? 2023 में क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन यहाँ पे ए फ्रांस, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया। तो इसका राइट आंसर 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी जर्मनी। हिगेल किस देश का दार्शनिक था? तो जर्मनी का था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इसको एडजस्ट मैं कर लेता हूँ। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? 2023 में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ऑप्शन ए गणराज्यों को पुनर्स्थापित करना, ऑप्शन बी लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करना, ऑप्शन सी राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। तो अब देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? देखिए यहाँ पे 2023 में क्वेश्चन पूछे हुआ है। ऑप्शन ए 1789, ऑप्शन बी 1804, ऑप्शन सी 1871 और ऑप्शन डी
17। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन ए लाल सेना, ऑप्शन बी कार्बोनरी, ऑप्शन सी डायट और ऑप्शन डी जालिबेरिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजिनी का संबंध था हमारा कार्बोनेरी से, कार्बोनरी से जर्मनी का ये मेजिनी का संबंध था। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है क्वेश्चन हमारा, देखिए राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी ग्रेट ब्रिटेन। तो 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी यानी जर्मनी। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला चैप्टर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसमें ज्यादा ये कम से कम 47-48 को इसमें क्वेश्चन है। तो 28 नंबर देखिए, कोसुत का संबंध किस देश से है? 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी यूनान, ऑप्शन सी पोलैंड और ऑप्शन डी हंगरी। तो 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी हंगरी। कोसुत का संबंध किस देश से है? हंगरी से है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पर 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन। ऑप्शन ए यूनान, ऑप्शन बी पुर्तगाल, ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑप्शन डी पोलैंड। तो 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी यूनान। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 30 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? 2024 में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। ऑप्शन ए 1854, ऑप्शन बी 1864, ऑप्शन सी 1874 और ऑप्शन डी 1884। तो 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। 1864 में क्या हुआ था? जेनेवा कन्वेंशन, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन 1864 में हुआ था। 31 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 2024 में क्वेश्चन पूछ चुका है ये। ऑप्शन ए 1861, ऑप्शन बी 1871, ऑप्शन सी 1720 और ऑप्शन डी 1817। तो 31 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1871 में इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि लुई फिलिप किस देश का शासक था? यहाँ पे 2024 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया और ऑप्शन डी इटली। तो 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी फ्रांस। लुई फिलिप फ्रांस का क्या था? शासक था। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा, 23 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी रूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी। कौन था मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? यहाँ पे जर्मनी शामिल नहीं था। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा, 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको देख लेते हैं बढ़िया थोड़ा एडजस्ट करके। देखिए बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? ये 24 में क्वेश्चन पूछा हुआ है 24 में। ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी यूनान, ऑप्शन सी तुर्की और ऑप्शन डी पोलैंड। तो 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी ऑस्ट्रिया। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 35 नंबर क्वेश्चन देखिए ये क्या बोल रहा है, 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी पोलैंड। तो 35 नंबर क्वेश्चन का राइट हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी जर्मनी। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 36 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, लुई 16वें को फांसी कब दी गई? 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 1748 में या 1793, 1798 या 1854। तो 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1793। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 37 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ए फ्रांस, बी जापान, सी वियतनाम, डी भारत। तो 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे जापान। जापान ने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। 38 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे ये क्या बोल रहा है। 38 नंबर क्वेश्चन, सर्डिनिया का राजा कौन था? 24 में क्वेश्चन पूछा हुआ 2000। विक्टर एमेनुअल, बी नेपोलियन, सी चार्ल्स रसवा और डी इनमें से कोई नहीं। तो 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए यानी विक्टर एमेनुअल का सर्डिनिया का राजा बना। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। 39 नंबर क्वेश्चन, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन ए मेजिनी, ऑप्शन बी काबूर, ऑप्शन सी गैरीबाल्डी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, सॉरी इनमें सभी है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 40 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था? 2025 में क्वेश्चन पूछा हुआ है।
जर्मनी मेजिनी, ऑप्शन ए मेजिनी, ऑप्शन बी हिगेल, ऑप्शन सी बिस्मार्क और ऑप्शन डी विक्टर एमेनुअल। तो 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, यानी बिस्मार्क। जर्मन का चांसलर कौन था? बिस्मार्क था। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। नेपाल की क्रांति कब हुई थी? 2025 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन ए 1789, ऑप्शन बी 1821, ऑप्शन सी 1839, ऑप्शन डी 1917। तो 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 1821 में क्या हुआ था? नेपाल की क्रांति हुआ था। 42 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई? 2025 में क्वेश्चन पूछे हुआ है जस्ट। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी पर्सा। तो 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए यानी फ्रांस। सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? फ्रांस की। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है क्या बोला है 43 नंबर क्वेश्चन, निम्न में किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी? 2025 में क्वेश्चन पूछे हुआ है। ऑप्शन ए मेजिनी, ऑप्शन बी मेटरनिख, ऑप्शन सी बिस्मार्क और ऑप्शन डी लेनिन। तो 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी बिस्मार्क। 44 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिए। 44 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वीनिया कांग्रेस द्वारा की गई थी? ये 2025 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन ए हैंसबर्ग, ऑप्शन बी रोमानोव, ऑप्शन सी स्लाव और ऑप्शन डी बुर्बो। तो 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी यानी बुर्बो। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये सारा क्वेश्चन बैंक में पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक से सारा क्वेश्चन लिया हूँ। 45 नंबर, बेस्ट लिटोवस्क की संधि किस देशों के बीच हुई थी? 25 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन ए रूस और फ्रांस, ऑप्शन बी रूस और इंग्लैंड, ऑप्शन सी रूस और अमेरिका और ऑप्शन डी रूस और जर्मनी। तो 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी यानी रूस और जर्मनी के बीच कौन हुआ था? क्या हुआ था? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुआ था। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में काबुल ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की? 2025 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी पोलैंड। तो 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी फ्रांस। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं आंसर क्या है। क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यूनी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था? 2025 में क्वेश्चन पूछा हुआ, ये यूनानी होगा। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी मिस्र और ऑप्शन डी रूस। तो 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी मिस्र था। चलिए अब चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए यहाँ पे, लघु उत्तरीय इसका सारा मैं आंसर लिख के लाया हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे है। ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन देखिए, इटली के एकीकरण में मेजिनी का क्या योगदान था? ये 2011 और 2015 में क्वेश्चन पूछे हुआ था। देखिए उत्तर, मेजिनी को इटली के एकीकरण का आत्मा कहा जाता है। उन्होंने 1831 में यंग इटली संगठन की स्थापना की और युवाओं में देशभक्ति तथा राष्ट्रीयता चेतना जगाई। उनका उद्देश्य एक स्वतंत्र, गणतांत्रिक और एकजुट इटली था। उनके विचारों ने गैरीबाल्डी और काबुल जैसे नेताओं को प्रेरित किया और इटली के एकीकरण का वैचारिक आधार तैयार किया। चलिए अब लघु उत्तरीय क्वेश्चन का 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए, ये गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। 2014 में क्वेश्चन पूछे हुआ, 2016 में पूछे हुए। आंसर देखिए, गैरीबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है। उन्होंने रेड शर्ट सेना बनाकर अनेक सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया। 1860 में हजारों का अभियान चलाकर सिसिली और नेपल्स पर विजय प्राप्त की और इन्हें विक्टर एमेनुअल द्वितीय को सौंप दिया। अपने साहस और सैन्य कौशल से उन्होंने इटली के दक्षिणी भागों को स्वतंत्र कर एकीकरण में निर्णायक योगदान दिया। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसमें कितना क्वेश्चन है। ये सारा 2 नंबर क्वेश्चन अब ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ये मैं बता रहा हूँ। लघु उत्तरीय प्रश्न 3 नंबर, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? 2012 में पूछे हुआ है, 14 में पूछे हुआ है, 16 में पूछे हुए। आंसर देखिए, उत्तर, बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौ की नीति अपनाई। यहाँ पे लोहा लिखा गया है, लौ होगा। लौ की नीति अपनाई। उन्होंने यथार्थवादी कूटनीति और योजनाबद्ध युद्धों से काम लिया। पहले डेनमार्क 1864, फिर ऑस्ट्रेलिया 1866 और अंत में फ्रांस 1870 से 71 को हराकर जर्मनी राज्यों को पसिया से जोड़ा। 1871 में हिलहेम्स प्रथम को जर्मन सम्राट घोषित किया गया और जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न का 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, मेजिनी कौन था? ये क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ है, इस पर पूछ सकता है। मेजिनी 1805 से 1872 इटली का महान क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी नेता था।
उसने यंग इटली संगठन बनाया और इटली को स्वतंत्र व एकीकृत गणराज्य बनाने का आह्वान किया। उसे इटली का राष्ट्रपिता और आधुनिक इटली का निर्माता कहा जाता है। उसकी विचारधारा ने गैरीबाल्डी और काबूर जैसे नेताओं को भी प्रेरित किया। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लघुथरिया का 5 नंबर क्वेश्चन, इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका क्या थी? ऑस्ट्रेलिया की भूमिका क्या थी? ये 2013 में पूछा हुआ है और 2020 में पूछा हुआ है। उत्तर देखिए, ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा था। इटली में उसके कब्जे वाले क्षेत्र लॉम्बार्डी और वेनेटिया को युद्धों के बाद छुड़वाया गया। 1859 में फ्रांस सार्डिया से और 1866 में प्रूसिया से हारकर ऑस्ट्रिया को इटली से हटना पड़ा। जर्मनी में भी वह प्रूसिया का मुख्य प्रतिद्वंदी था, लेकिन 1866 के युद्ध में पराजित होकर जर्मन मामले से बाहर हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए लघुथरिया का, वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताइए। ये 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। उत्तर देखिए, वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था, ने नेपोलियन की पराजय के बाद यूरोप में व्यवस्था कायम करने के लिए कोशिश की। इनकी 2 प्रमुख उपलब्धियां थी। 1 नंबर, राजाओं की पुनर्स्थापना। फ्रांस, स्पेन, नेपाल, पुर्तगाल और इटली के कई भागों में पुराने राजवंश को पुनः गद्दी पर बिठाया गया। 2 नंबर, यूरोप में शक्ति संतुलन। फ्रांस को कमजोर किया गया और उसके चारों ओर मजबूत राज्य जैसे नीदरलैंड, पर्सा, ऑस्ट्रिया बनाए गए ताकि भविष्य में वह यूरोप की शांति के लिए खतरा न बन सके। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या क्या थी? 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। उत्तर, जर्मनी के एकीकरण में कई बाधाएं थी। यह 39 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। ऑस्ट्रिया उस पर प्रभुत्व बनाए रखना चाहता था। उत्तरी और दक्षिणी राज्यों में धार्मिक व आर्थिक भिन्नताएं थी। फ्रांस और ऑस्ट्रिया जैसी विदेशी शक्तियां एक मजबूत जर्मनी के खिलाफ थी। सीमा शुल्क और व्यापारी रुकावटें भी एकीकरण की राह में अचरन थी। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, शायद 10 क्वेश्चन इसमें है लघुथरिया में। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किसने और क्यों किया? तो यह 2025 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए, स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन काबूर ने किया। उसने माना कि न तो उग्र क्रांति मेजिनी की तरह और न ही केवल सैन्य संघर्ष गैरीबाल्डी की तरह इटली का एकीकरण कर सकते हैं। इसलिए उसने मध्यम वर्ग अपनाया, जिसमें कूटनीति, आर्थिक सुधार और सीमित युद्धों के सहारे सफलता मिली। इसलिए उसकी नीति को स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति कहा गया। 9 नंबर देखिए लघुथरिया का 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, वियना कांग्रेस का क्या उद्देश्य था? ये 2025 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। उत्तर, वियना कांग्रेस 1815 में का उद्देश्य यूरोप में नेपोलियन पूर्व व्यवस्था बहाल करना था। इसमें पुराने राजवंश को फिर से गद्दी पर बैठाया गया। यूरोप में शक्ति संतुलन कायम किया गया ताकि कोई एक राष्ट्र बहुत शक्तिशाली न बन सके। साथ ही राष्ट्रीयता और उदारवाद जैसी क्रांतिकारी विचारधाराओं को दबाने का प्रयास किया गया। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन शायद लास्ट नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। 10 नंबर, इतना ही क्वेश्चन अभी तक पूछा हुआ है इस चैप्टर से। 10 नंबर क्वेश्चन, जालवेरिन का गठन क्यों हुआ? 2025 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। उत्तर देखिए, जालवेरिन का गठन 1834 में प्रूसिया की पहल पर हुआ। इसका उद्देश्य जर्मनी के बिखरे राज्यों के व्यापार की रुकावट दूर करना था। इसने आंतरिक सीमा शुल्क को समाप्त कर एक साझा आर्थिक क्षेत्र बनाया। इससे उद्योग और व्यापार को बढ़ावा मिला तथा जर्मनी की आर्थिक एकता स्थापित हुई। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन देखिए क्या पूछा हुआ है। 1 नंबर क्वेश्चन, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दे। 2014 में क्वेश्चन पूछ चुका है। उत्तर देखिए, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन 1821 से 1832 का उद्देश्य ग्रीस को ओटोमन साम्राज्य से मुक्त कराना था। ग्रीस 15वीं शताब्दी से ओटोमन शासन के अधीन था। 1814 में फिलिकी एतेरिया नामक गुप्त संगठन बना जिसने विद्रोह की योजना बनाई। 1821 में स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। यूरोप के बुद्धिजीवी व शक्तियां जैसे लॉर्ड बायरन, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने ग्रीस का समर्थन किया। 1827 की नवारीडो की लड़ाई में मित्र राष्ट्रों ने ओटोमन मिस्री नौसेना को पराजित किया। 1830 के लंदन प्रोटोकॉल से ग्रीस की स्वतंत्रता मान्य हुई। 1832 में ग्रीस आधिकारिक रूप से स्वतंत्र राष्ट्र बना और ओटो प्रथम को राजा घोषित किया गया। यह हो गया 1 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए तो 2 नंबर क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है। ये
दोनों में क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं परिणामों की चर्चा करें। देखिए 2014 में पूछा हुआ है, 18 में पूछा हुआ है और 24 में पूछा हुआ है। आंसर देखिए, उत्तर पहले कारण देखते हैं, पहले कारण पूछा है उसका परिणाम देखेंगे। कारण देखिए, कारण यहाँ पे कारण 1889 की फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के विचार फैले। नेपोलियन के प्रशासनिक सुधारों और संहिता ने एकता व आधुनिक शासन का आधार दिया। औद्योगिक क्रांति से मध्य वर्ग और शिक्षित वर्ग उभरा, जिसने राष्ट्रवाद को बल दिया। भाषा, संस्कृति और साझा इतिहास ने लोगों में राष्ट्रीयता चेतना जगाई। यूरोप में निरंकुश शासन और साम्राज्यवादी दमन ने भी विद्रोह को प्रेरित किया। यह हो गया कारण। अब देखिए परिणाम, ग्रीस, इटली और जर्मनी जैसे देशों में स्वतंत्रता व एकीकरण आंदोलन हुए। ओटोमन और हैब्सबर्ग जैसे बहुराष्ट्रीय साम्राज्य कमजोर हुए। यूरोप का राजनीतिक नक्शा बदला और नए राज्य बने। राष्ट्रवाद ने लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिक अधिकारों को मजबूती दी। साथ ही अति राष्ट्रवाद ने आगे चलकर यूरोप में संघर्ष और युद्धों को जन्म दिया। ये हो गया राष्ट्रवाद के उदय कारण परिणाम। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन हमारा ये क्या बोल रहा है, इटली के एकीकरण में मेजीनी, काबूर और गैरिबाल्डी के योगदानों को बताया। चलिए उत्तर देख लेते हैं। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इटली लंबे समय तक छोटे छोटे राज्यों और विदेशी शासन में बटा हुआ था। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद के उदय से इटली के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। मेजीनी का योगदान, गिउसेप्पे मेजीनी को इटली का आत्मा कहा जाता है। उन्होंने 1831 में यंग इटली नामक संगठन की स्थापना की। मेजीनी ने युवाओं में राष्ट्रवाद की भावना जगाई और एक गणतांत्रिक इटली का सपना दिया। उनके विचारों ने इटली में एकता की नींव रखी। काबूर का योगदान, काउंट काबूर को इटली का अर्थव्यवस्था विकसित की, जिससे इटली मजबूत हुआ। काबूर ने कूटनीति का सहारा लिया और फ्रांस की मदद से ऑस्ट्रिया को हराकर इटली को स्वतंत्र कराया। गैरिबाल्डी का योगदान, गुलुसेप्पे गैरिबाल्डी को इटली की तलवार कहा जाता है। उन्होंने रेड शर्ट सेना का नेतृत्व किया। 1860 में अपने साथियों के साथ सिसिली और नेपल्स को जीतकर एकीकरण में अहम योगदान दिया। उन्होंने अपनी विजय को पाइमोड्स के राजा विक्टर एमेनुअल द्वितीय को सौंप दिया। इस प्रकार मेजीनी के विचार, काबूर की कूटनीति और गैरिबाल्डी की तलवार से 1861 में इटली का एकीकरण संभव हुआ। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन था। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट के योगदानों की चर्चा करें। 2021 में क्वेश्चन पूछ चुका है मैट्रिक में। तो उत्तर देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस की क्रांति के सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को यूरोप में फैलाया। उसने सामंती प्रथा और विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को कई स्थानों पर समाप्त किया। नेपोलियन कोड ने समान कानून और नागरिक अधिकार दिए, जिसने राष्ट्रवाद की भावना को बल दिया। उसने प्रशासनिक और न्याय व्यवस्था को सरल व केंद्रीकृत बनाया। शिक्षा, परिवहन और आर्थिक सुधारों से लोगों में आधुनिक राष्ट्र का बोध हुआ। फ्रांस के प्रभुत्व ने अन्य यूरोपीय देशों में स्वतंत्रता की चेतना जगाई। जर्मनी, इटली आदि में नेपोलियन का शासन विदेशी शासन के रूप में देखा गया, जिससे राष्ट्रीय एकता की आकांक्षा बढ़ी। उसकी विजय अभियानों ने यूरोपीय जनता को यह एहसास कराया कि वे अलग अलग राज्य नहीं बल्कि एक राष्ट्र हो सकते हैं। स्पेन, पर्शिया और रूस में उसके विरुद्ध संघर्ष ने राष्ट्रवादी आंदोलन को गति दी। इस प्रकार नेपोलियन ने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से यूरोप में राष्ट्रवाद के बीज बोए। अब 4 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, यही 4 या 5-6 क्वेश्चन है यहाँ पे। 5 नंबर क्वेश्चन देखे तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। ये क्वेश्चन 2021 और 2025 में पूछ चुका है। उत्तर देखिए, 1830 की जुलाई क्रांति के बाद भी फ्रांस में जनता की समस्याएं दूर नहीं हुई। लुई फिलिप की राजशाही धीरे धीरे निरंकुश और भ्रष्ट होती गई। आम जनता को राजनीतिक अधिकार बहुत कम मिले। किसानों और मजदूरों की आर्थिक स्थिति दयनीय बनी रही। औद्योगिक क्रांति से बेरोजगारी और श्रमिक असंतोष बढ़ा। खाद्यान्न की कमी और महंगाई ने जनता को परेशान किया। मध्य वर्ग, बुजुर्ग वर्ग को अधिक राजनीतिक भागीदारी की मांग थी। प्रेस और भाषण की स्वतंत्रता पर नियंत्रण था। राष्ट्रवाद और
उदारवादी विचारधारा ने जनता को प्रेरित किया। इन सभी कारणों से 1848 ईस्वी में फ्रांस में नई क्रांति भड़की। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ ये लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल किस प्रकार है, विवेचना कर। 2025 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आंसर देखिए, राष्ट्रवाद वह भावना है जिसमें जनता स्वयं को एक साझा इतिहास, संस्कृति और भाषा से जुड़ा मानती है। आधुनिक युग में यह सामंती और निरंकुश शासन के विरुद्ध राजनीति जागृति का प्रतीक बना। फ्रांसीसी क्रांति 1889 ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों से राष्ट्रवाद को प्रेरित किया। औद्योगिक क्रांति और शिक्षा के प्रसार से जनता में राजनीतिक चेतना बढ़ी। राष्ट्रवाद ने व्यक्तियों को यह बोध कराया कि वे मात्र प्रजा नहीं बल्कि राष्ट्र के नागरिक हैं। इससे स्वाधीनता, लोकतंत्र और जनसत्ता की मांग तेज हुई। जर्मनी और इटली जैसे देशों का एकीकरण राष्ट्रवाद की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल था। उपनिवेशों में भी राष्ट्रवाद ने स्वतंत्रता आंदोलन को जन्म दिया। राष्ट्रवाद ने जनता को संगठित कर राजनीतिक परिवर्तन की दिशा दी। इस प्रकार राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीति चेतना और जागृति का प्रत्यक्ष परिणाम है। तो ये रहा 2011 से 25 तक पूछे गए सारा क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर से, यूरोप में राष्ट्रवाद से। तो अब फिर अगला जो वीडियो आएगा उसमें चैप्टर 2 रहेगा। उसी प्रकार सारा चैप्टर हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।